and revenue items. This topic is going to form the base of the upcoming topics of your financial statements chapter. So इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं आज, और आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी इसमें जो चीज़ें मैं आज पढ़ाऊंगी. ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेजल. I am a CA Finance student and welcome to Commerce Bench. Let's start today's topic without wasting any time. सबसे पहले हम जानेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स का मतलब क्या होता है और इनका पर्पस क्या है. सो आप देख सकते हैं कैपिटल आइटम्स वो होते हैं जो बैलेंस शीट में जाते हैं एंड रेवेन्यू आइटम्स वो होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं. तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम अगले आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से. बट आज तो हम खाली उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ रहे हैं. जैसे हम अगर आपने अपने बिजनेस के लिए एक कार परचेज करी या फिर एक बिल्डिंग परचेज करी, ये सब कैपिटल आइटम्स होते हैं और बैलेंस शीट में डाले जाते हैं. जबकि जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपने कोई सैलरी दी या फिर आपने कोई स्टॉक परचेज किया जो आप अपने काम में यूज करने वाले हैं आगे, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है. अब हम आगे बढ़ते हैं इसको और डिटेल में. ओके, सो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब हमने कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स तो देखे, लेकिन अब इन दोनों के दो पार्ट्स हैं. इसमें एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स और इसमें भी एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स. ओके, सबसे पहले यहाँ इसीलिए हम एक्सपेंडिचर समझने वाले हैं. नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं सबसे पहले. अब देखिए, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. सपोज मैंने एक बिजनेस ओपन किया है, रेस्टोरेंट का बिजनेस. ओके, मैंने उस बिजनेस के लिए एक रेंटेड प्लेस ले ली. ठीक है, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से अलग से समझाती हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सपोज हम लोग अपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बना रहे हैं अपने स्टेटमेंट्स. मतलब हम इस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर डेट आपको मैं बता देती हूँ. 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का स्टेटमेंट बनना है. यानी कि इतने पीरियड का ही हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, कि इस पीरियड का एक साल का हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक जाता है. अब मैं भी सेम चीज़ करूँगी कि मैंने क्या किया, अपने इस रेस्टोरेंट के लिए एक रेंटेड प्लेस ले ली. ठीक है, रेंटेड प्लेस मान लीजिए 10,000 पर मंथ की मैं रेंट देती हूँ इसके लिए. ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने एक कुक भी रखा जिसकी मैंने सैलरी सपोज डिसाइड करी 20,000 रुपीज़ की सैलरी मैं उसे पे करती हूँ. फिर अब मुझे फर्नीचर की भी ज़रूरत होगी, राइट. अपने कस्टमर्स के लिए फर्नीचर की ज़रूरत है, तो फर्नीचर मैं कितने में लेती हूँ. सपोज 50,000 रुपीज़ का मेरा फर्नीचर हो गया. ठीक है, ओके. और फिर हमने क्या लिया, वेजिटेबल्स या नूडल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कंज्यूमेबल्स लिए, मतलब ये यूज़ होंगे खाना बनाने में. ठीक है, अब मैंने वेजिटेबल्स लिख दिया है, और इसको मान लीजिए हमारे पर मंथ कुछ इसके खर्चे आते हैं. ठीक है, अब मैं इसे क्लासिफाई करने चलती हूँ कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो इस ईयर में ही एक्सपायर हो जाएगा उसका बेनिफिट मिलना मुझे, और कौन से ऐसे खर्चे हैं जो इसके बियॉन्ड भी मुझे फायदा देते रहेंगे. मतलब जैसे समझिए, जो फर्नीचर है उसकी लाइफ, आपके घर में भी जो फर्नीचर होगा उसकी लाइफ जनरली 5, 6, 7 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा होती है कई बार. तो ये मैंने परचेज ज़रूर इस ईयर में किया है, इस ईयर में, लेकिन मुझे इसका फ़ायदा आगे आने वाले बहुत सालों तक मिलता रहेगा. सपोज करिए 10 ईयर्स तक मिलता रहेगा. तो और उसी जगह पर अगर मैं एक रेंटेड प्लेस की बात करती हूँ, तो मैंने 10,000 रुपीज़ दिए मान लीजिए अप्रैल के मंथ में. फिर मैंने अप्रैल के मंथ में उस प्लेस को यूज़ कर लिया. फिर मैंने फिर नेक्स्ट मंथ में दिए 10,000, फिर यूज़ किया. फिर नेक्स्ट मंथ 10,000, फिर यूज़ किया. ऐसे करते करते मैंने इसको आगे इस डेट तक यूज़ कर लिया.
तो जितना मैंने पैसे दिया उतने ही दिन मैंने यूज किया। क्या ये फायदा मुझे इस ईयर के बियॉन्ड मिलने वाला है? क्या इस ईयर के बियॉन्ड भी मिलेगा? नहीं। जहां तक पैसा दिया वहां तक का फायदा ले लो। कुक की सैलरी के साथ भी है ये, जब तक पैसा देते रहोगे वो काम करेगा। फिर इसके बाद अगर आपको इसके काम का बेनिफिट लेना है तो इसके बाद और सैलरी आप दोगे, राइट। लेकिन फर्नीचर में तो ऐसा नहीं है ना। फर्नीचर में तो आपने 50,000 दे दिया एक बार और वो आगे आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा, ठीक है। वेजिटेबल्स के साथ भी ये इन दोनों जैसा केस है। वेजिटेबल्स खरीदी, यूज करी, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको नेक्स्ट और आने वाले सालों तक भी यूज कर सकते हो। तो इसमें से सिर्फ एक ये आइटम ऐसा है जो आप आगे भी यूज कर सकते हो कई सालों तक। तो ये हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमें इस ईयर के बियॉन्ड और भी अकाउंटिंग ईयर्स तक फायदा देता है, बेनिफिट देता है। और बाकी चीजें जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई। इसको हम और बेटर तरीके से अपनी स्लाइड से समझेंगे। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो हमने यहां पर ये चीज समझ ली कि एक्सपेंडिचर जो कि एक्सटेंड करता है फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि फर्नीचर। ये एक एग्जाम्पल था बस, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सपोज मैंने कोई कॉफी मशीन खरीद ली अपने रेस्टोरेंट के लिए, तो वो कॉफी मशीन भी यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि वो बहुत सालों तक मुझे बेनिफिट देती रहेगी, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी भी है कि ये फिक्स असेट्स को अक्वायर करने के लिए ही होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम तभी बोलते हैं उसको जब हम फिक्स असेट को किसी अक्वायर कर रहे हो, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम देख लेते हैं कि ये ओनली अप टू वन अकाउंटिंग पीरियड ही हमें इसका फायदा मिलता है। रेंट का फायदा सिर्फ उसी अकाउंटिंग पीरियड तक, सैलरी जितनी दी उतना ही काम मिलेगा हमको उस एम्प्लॉय से, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर और पेमेंट करने पड़ेंगे हमको। देन incurred for the day to day conduct of the business, सैलरी, रेंट, वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम डे टू डे कंडक्ट के लिए तो यूज कर रहे हैं ना। मतलब अपने ऑपरेशंस को, बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए जो खर्चे यूज करे जाते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब क्योंकि फिक्स एसेट कोई ऐसी चीज तो है नहीं ना जो हम अक्सर खरीदते रहे, हर महीने हम एक एक मशीन खरीद रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो और ये वो खर्चे हैं जो हमको हर महीने, हर कुछ दिन, हर कुछ वीक्स पे करने पड़ते हैं अपनी, जैसे सैलरी, रेंट या कैरेज, मतलब कि कोई सामान मुझे कहीं से लेकर अपनी फैक्ट्री में लाना है कहीं से, वो कैरेज हो गया। आई होप यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। ओके, नाउ और बेटर पढ़ते हैं इसको। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश कर रखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। सो जहां पर भी सपोज करिए मेरे पास एक मशीनरी थी, ओके, तो मेरे पास जो मशीनरी थी वो मुझे 100 प्रोडक्ट्स पर ईयर बनाकर देती थी। मैंने क्या किया, उसमें एक ऐसा मैंने कंपोनेंट लगवा दिया जो अब मुझे 100 एडिशनल प्रोडक्ट्स और बनाकर देगी, यानी कि अब 200 प्रोडक्ट्स में बना लेती हूँ। तो इससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई ना, मैं 200 प्रोडक्ट्स बेचूंगी अब, तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब अपनी मशीनरी वगैरह में कुछ एक्सपेंशन करवाना, उसमें कुछ एडिशनल पार्ट्स लगवाना, या फिर मैंने एक अलग से मशीनरी ही ले ली टू अक्वायर फिक्स एसेट्स, मतलब कि अलग से मशीनरी ले ली जो मुझे और 100 प्रोडक्ट्स बना कर देती है। और उसी जगह आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखिए, मैंने कहा यहाँ पर आप अपनी मशीनरी में कोई एडिशनल कंपोनेंट लगाते हैं जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, बट यहाँ पर आप क्या करते हैं, सिर्फ आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी जो अभी की करंट अर्निंग कैपेसिटी है वो, कि जो मेरे 100 प्रोडक्ट्स बन के तैयार हो रहे थे पहले, मैं चाहती हूँ एटलीस्ट वो ही बनते रहें और कोई भी ऐसा ना हो कि बीच में ब्रेक डाउन हो जाए या मशीन चलते चलते बंद हो जाए, तो मैं उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस बीच बीच में हर कुछ 6-7 महीने पर करा लेती हूँ। वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर स्मूथ ऑपरेशंस। फिर डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मैंने आपको बताया ही, अपने रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, रेकरिंग होते हैं, हर कुछ टाइम पे करने पड़ते हैं।
ये नॉन रिकरिंग है। फिक्स एसेट्स आप इतनी जल्दी जल्दी नहीं परचेज करते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग्स या फिर मशीनरी नहीं करते परचेज इतनी जल्दी, और ये सारे आइटम्स बैलेंस शीट में जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में जाते हैं। इनका डिटेल मैंने आपको बोला नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में इनका बेनिफिट मिलता है, और इनका सिर्फ वन अकाउंटिंग ईयर तक ही हम इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आपके पास ये क्वेश्चन आए, अगर इन केस की आप इसको रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम्स में बाइफरकेट करिए जो गिवन आइटम्स हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। ओके, ये अगेन बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने कि आपका जो, जैसे आपकी जो कुक थी उनको आपने 10 लाख रुपीस इस ईयर में दिया, और वो पूरा का पूरा इसी करंट ईयर में आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है, वो सैलरी जो है, क्योंकि वो इसी साल आपने उसको पैसे दिए और इसी साल उसकी सर्विस को यूज कर लिया पूरा पूरा। नेक्स्ट ईयर उसकी सर्विस को यूज करने के लिए अगेन आपको और पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये रेपिटेशन में इसलिए करें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सपोज मैंने एक कॉफी मशीनरी परचेज करी, जैसे अपने एग्जांपल में था कि 50,000 रुपीज की एक कॉफी मशीन मैंने परचेज करी जिसकी लाइफ है 5 इयर्स, ठीक है। ये मैंने परचेज करी सपोज फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, प्लीज इग्नोर द राइटिंग। तो अगले 5 साल तक इसके बाद भी मुझे ये फायदा देने वाली है मशीनरी। तो इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं ये हमें आगे और अच्छे से समझ में आएगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ। सपोज इट इज 50,000 रुपीज की है ये, और ये 5 इयर्स तक चलेगी, तो हम इसे 5 साल में राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। एज उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, ये जो हम राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं हम, पूरा का पूरा इसी साल में क्यों नहीं हम बुक कर लेते हैं एक्सपेंस, क्योंकि ये फेयर नहीं होगा। ये इसका पूरा फायदा 50,000 रुपीज का हमें इस साल में नहीं मिल रहा है ना, आगे 5 साल में मिलेगा, तो हम उसी हिसाब से बुक करेंगे। इस पूरे 10 लाख का वो इस साल में मिल रहा था, पूरा 10 लाख हमने इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, बट इसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा ना इस साल में, इसीलिए हम इसको आगे करते रहते हैं पोस्टपोन। हम 10,000 ही इस ईयर राइट ऑफ करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 10,000, फिर नेक्स्ट ईयर 10,000, जब तक उसकी लाइफ चलेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये ट्रीटमेंट होता है एंड रेवेन्यू का ये होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो अब बहुत ही सिंपल है। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। आपको एक्सपेंडिचर्स पर ही ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से ज्यादा आएगा। यहाँ पर तो उतना आइटम्स होते ही नहीं है एक्चुअली जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह में डाल सको, ठीक है। तो इसको इजीली समझ जाएंगे आप कि जब आप परचेज करते थे मशीनरी, तब हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते थे, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर आप सेल कर रहे हो ना, कोई भी फिक्स एसेट जब आप सेल कर रहे हो, सेल ऑफ फिक्स एसेट, उसको आप कैपिटल रिसीट बोल दोगे, ओके। एंड दूसरी बात, अगर जैसे कि बिजनेस ने कहीं से कैपिटल उठाया, यानी कि ओनर से कुछ पैसे लिए, जैसे जियो ने मिस्टर मुकेश अंबानी से कुछ पैसे लिए अपने मतलब आगे बढ़ने के लिए बिजनेस ने पैसे लिए, और या फिर बैंक से लोन उठाया कुछ भी काम करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब पैसा एक दिन लौटाना तो पड़ेगा ना। तो जो भी पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, जो आपकी एक ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द मनी क्रिएट कर देता है, वो चीज आपकी कैपिटल रिसीट कहलाती है। और जैसे आपने देखा एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय द ओनर, या फिर आपने कोई लोन लिया हो और आपने फिक्स एसेट कोई सेल कर दिया हो, तो उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। और दूसरी बात है यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट। ये तो सिंपल जो आपका ऑपरेशंस चल रही है, जैसे आप रेस्टोरेंट में आपने अपना रेस्टोरेंट चला रखा है, वहां से आपको जो कस्टमर से पैसे मिलते हैं, सेल्स जो आपकी होगी, वो सारी रेवेन्यू रिसीट में आ जाएगी। यानी कि आपके डे टू डे ऑपरेशन से जितना भी रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो, रिसीट्स आप जनरेट कर रहे हो, वो रेवेन्यू रिसीट में आ जाएगी, ओके। सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं। तब आपको ये सारी चीजें एक बार फिर से रिकॉल भी हो जाएंगी और ज्यादा अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी, ओके।
एंड एक टॉपिक जो मैं आपको यहाँ पर एडिशनल बताना चाहती हूँ, जहाँ से कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन। आई विल टेल यू हियर, सी, जब मैं कहती हूँ कि सी, जब मैंने आपसे बोला ना कि अक्वायर करना फिक्स्ड एसेट्स को, आप अक्वायर करने का मतलब क्या सिर्फ परचेज करना होता है? नहीं, फिक्स्ड एसेट्स को सिर्फ परचेज करना इज नॉट एक्विजिशन। बेसिकली ये कहना चाहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आएंगी। आपने मान लीजिए एक मशीनरी परचेज कर ली है, सपोज 10,000 रुपीज में आपने उस मशीनरी को परचेज किया, फिर आप उस मशीन को अपने फैक्ट्री में या अपने प्लेस ऑफ वर्क पर लेकर आते हो, तो उसके लिए आपको भाई कैरेज यानी कि ट्रक एक्सेट्रा का रेंट देना पड़ता है, उसको हम कैरेज बोलते हैं। सपोज आपके 200 रुपीज का वो कैरेज लग गया, फिर आप अब वो मशीनरी ऐसे ही तो आप यूज नहीं करने लगोगे, इंस्टॉल भी करवाना पड़ता है, उसको सेटअप करवाना पड़ता है पूरा। तो मान लीजिए आपने इंस्टॉलेशन के भी कुछ 500 रुपीज दे दिए, ठीक है, इंस्टॉलेशन के आपने दिए 500 रुपीज, तो ये सारा का सारा जो खर्चा है ये सब कुछ एक्वायर करना ही बोला जाएगा। यानी कि टोटल जो खर्चा आएगा दैट वुड बी आपका 10,700 रुपीज। इसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा पूरा हुआ। आप ये मत सोच लीजिएगा कि कैरेज तो एक डे टू डे ऑपरेशन हुआ तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा वो, क्योंकि वो हम इस फिक्स्ड असेट को जो मैंने मशीनरी परचेज करी उसको रेडी टू यूज पोजीशन में लाने के लिए इंपॉर्टेंट था ये कैरेज और ये इंस्टॉलेशन भी, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा, उसी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर आपको कंफ्यूज भी किया जाएगा, एक ही लाइन में दिया रहेगा कि मशीनरी इतने की परचेज करी और कैरेज इतने का दिया, आपको दोनों को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है, ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस उसको रेडी टू यूज पोजीशन में लाने के लिए यूज हो रहे हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माने जाएंगे। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे ढंग से, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू so much for being such a nice audience, and please like, share and subscribe this channel. I am a new YouTuber and I need your support, and also don't hesitate to give your feedback. So thank you so much.